नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं एक बार फिर से लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आइए पक्ष विपक्ष की शुरुआत करते हैं। पहली खबर की तरफ नजर डालते हैं। वक्फ बिल संशोधन के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की आज दूसरी बैठक है। आपको बता दें कि 22 अगस्त को 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक हुई थी, जिस पर समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह भी बताया था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 बदलावों पर चर्चा होगी। सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी, मुस्लिम जानकारों से भी राय ली जाएगी। वास्तव में जेपीसी को वक्फ बिल की जांच का काम सौंपा गया है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था, जिसकी आज दूसरी बैठक है। और बैठक में क्या कुछ होगा, इस खबर का पक्ष भी इससे जानते हैं। तो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक का आज दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है। और अगर इस खबर के पक्ष की तरफ चलें तो वक्फ संशोधन विधेयक, जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का ये कहना है कि हमने पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को जेपीसी के पास भेजा है तो हम देश के सभी वक्फ बोर्ड को बुलाएंगे, जिससे सभी की राय भी ली जाएगी, सभी की राय उसमें सम्मिलित की जाएगी। सरकार का मानना है कि एक बेहतर वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज के पूर्व सांसद दीप साहब को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ यूपी और राजस्थान के 2 सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी इसमें आमंत्रण दिया गया है। हम सभी सदस्य से मिलकर एक व्यापक बिल लाएंगे जो इस वक्फ संशोधन बिल के लिए और देश के लिए बेहतर होगा। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। देखिए, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफ़र किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे। और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि जनता के बीच बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई गई है। मुस्लिम समुदाय की छवि खराब करने के लिए वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत सारी गलत बातें भी फैलाई गई है। ये पूरा बिल गलत सूचनाओं पर आधारित है। हम बोर्ड के खिलाफ जानबूझकर फैलाए गए झूठ का कड़ा विरोध करेंगे। लोगों के बीच गलत अभियान उन्हें बुरी तरह से प्रभावित करेगा। वो कह रहे हैं कि वक्फ भारत में दूसरा सबसे बड़ा संपत्ति धारक है। हालांकि वक्फ बोर्ड कोई संपत्ति नहीं रख सकता, वो केवल संरक्षक हो सकते हैं। कोई भी संपत्ति उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि हमारे लिए भ्रम को दूर करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जेपीसी के अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपको बता नहीं सकता मेंबर होने के नाते। इतना ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा बहुत सारा गलत सलत
फैलाया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। अगर ये क्लैरिफिकेशन अगर पब्लिक डोमेन में हो जाता है, ये क्लैरिफिकेशन जेपीसी में हो जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो, फिर इस बिल का महत्व नहीं रहेगा। ये बिल पूरी बिल जो है मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये बिल को अमेंड करने की कोशिश की जा रही है, नंबर एक। नंबर दूसरा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एक कटघरे में खड़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। ये अक्सर ऐसा होता है जब फासीवादी ताकतें तो जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है, उसके बाद लगातार इस पर पॉलिटिक्स भी चल रही है, बयानबाजी भी चल रही है। झारखंड की खबर की, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। रांची में उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं। अपने हजारों समर्थकों के साथ वो पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण करने वाले हैं। चंपई सोरेन ने जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व पर अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर कोई फैसला लेंगे। उन्होंने इसके बाद लगातार इस सप्ताह के प्रारंभ से ही नई दिल्ली से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। कयासों का दौर भी चला। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक जो पंडित हैं, उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि क्या वो संन्यास ले सकते हैं सक्रिय राजनीति से, क्या नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे जो नेता हैं, उनकी मांग पर मैं बीजेपी में आज शामिल हो रहा हूं। आइए इस खबर का पक्ष भी जानते हैं लावनी जी से। धन्यवाद विकास। और आइए आगे बढ़ते हैं, इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। तो चंपई सोरेन की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बड़े नेता हैं, झारखंड आंदोलन और आदिवासी नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनके आने से हमें मजबूती और ताकत मिलेगी। झारखंड को बेहतर बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें एक और मजबूत साथी मिलेगा और हम सब झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने 18 अगस्त को ही पोस्ट करके ये बता दिया था कि जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से बनाया, उसमें मेरे साथ क्या क्या राजनीति हुई है। हमने सोचा था कि नया संगठन बनाएंगे या कोई साथी मिलेगा तो झारखंड के लिए उसके साथ भी जुड़ जाएंगे। हमें बीजेपी के रूप में अच्छा साथी मिला है। हम आज बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। हम पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे। मैं झारखंड के विकास के लिए, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता रहूंगा। झारखंड का बहुत अच्छे से विकास करेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चंपई सोरेन ने भी क्या लक्ष्य है इसे स्पष्ट कर दिया है और अब से कुछ ही देर में चंपई सोरेन बीजेपी का हिस्सा हो जाएंगे। आइए इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, जानते हैं दिव्या से। चंपई जी आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, लंबा अनुभव रहा है उनको। झारखंड आंदोलन का बड़ा चेहरा है, आदिवासी नेतृत्व का बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। कुल मिलाकर के उनके आने से मजबूती हम सबको। तो अमर बाउरी को सुन रहे थे आप। चलिए आगे बढ़ते हुए विपक्ष बताते हैं आपको। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रियाजुद्दीन खान ने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा को अवसरवादिता बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया और एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाया है, उन्होंने बीजेपी के झांसे में आकर अपनी पार्टी और मूल विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है। इसे झारखंड के लोग कभी इन्हें माफ नहीं करेंगे। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी मुकेश मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, बताइए आज बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि सूबा चुनाव की दहलीज पर है, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और जेएमएम के लिए कितना बड़ा ये नुकसान आप देख रहे हैं? मुकेश, देखिए, बिल्कुल ही आज के दिन जो है बीजेपी जो है काफी उत्साहित नजर आ रही है। आज अगर बात करें कि चंपई सोरेन की ज्वाइनिंग को लेकर, तो ये एक उत्साह के रूप में इसलिए भी बीजेपी मना रही है क्योंकि जेएमएम जो है अब तक बीजेपी पर हावी रहा था। आप 2019 का चुनाव को आंकड़े देखेंगे तो उस समय भी
जेएमएम जो है बीजेपी को विपक्ष में बैठने को मजबूर किया था। अब एक बार 2024 में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में जो कोल्हान क्षेत्र है, कोल्हान झारखंड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां 14 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से अभी जेएमएम के पास 11 सीटें हैं और उनके सहयोगी कांग्रेस के पास, और निर्दलीय एक, और वही बीजेपी के पास सिर्फ 14 में से एक वहां पर विधानसभा में विधायक है। ऐसे में कोल्हान बहुत महत्वपूर्ण है और कोल्हान के टाइगर, मतलब ये भी माना जा सकता है कि जेएमएम के जो पार्टी है उसमें जो दूसरे दर्जे के नेता है वो है चंपई सोरेन। ऐसे में अगर जेएमएम के जो दूसरे दर्जे के नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाती है तो अब तक जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक नैरेटिव सेट होता हुआ दिखा था कि आदिवासियों को बीजेपी पसंद नहीं करती है और हेमंत सोरेन को जेल जाने के पीछे, और जो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रो रो कर जो अपने भाषण दिए थे, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी वो रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन अगर चंपई सोरेन के साथ जो जाति हुई है या फिर कहे कि जो उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचा था, उसको लेकर जब वो बीजेपी में अब आ रहे हैं तो ये आदिवासियों के लिए भी एक ये है माइंडसेट चेंज होगा कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी नहीं, आदिवासियों के हित की पार्टी है। और कहीं बिल्कुल मुकेश, एक चीज और क्लियर कीजिए कि अब चंपई सोरेन की क्या भूमिका बीजेपी में रहेगी, क्योंकि ऐसे में जबकि चुनाव है और वो बड़ा चेहरा है तो बीजेपी में किस उनको पद पर दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो झारखंड के बड़े नेता हैं वहां कहीं डैमेज ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी क्या कुछ ये फैसला लेगी, क्या पद उनको, क्या भूमिका में आगे वो नजर आ सकते हैं बीजेपी में? देखिए, अभी तक आप ध्यान होगा कि मोदी जी के आने के बाद से कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री का फेस जो है बीजेपी डिक्लेयर नहीं करती है। लेकिन जो इंटरनल बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि राज्य बने हुए 24 साल हो गए। इन 24 साल में 13 बार मुख्यमंत्री की पद शपथ लिए हैं, जिसमें कुल 7 लोग के ही नाम है। जो 7 लोग हैं उनमें से 5 चंपई जी के आने के बाद बीजेपी में 5 जो पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो रघुवर दास की हो, मधु कोड़ा की बात हो, बाबूलाल मरांडी की बात हो, चंपई सोरेन की बात हो या फिर अर्जुन मुंडा की बात हो, ये सभी जो है वो बीजेपी के अब हो गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास अब 5 चेहरे हो गए हैं मुख्यमंत्री के दर्जे की। लेकिन बीजेपी कभी भी अपना जो घोषणा नहीं करती है चुनाव से पहले कि किसको वो मुख्यमंत्री का दावेदारी देगी। लेकिन जिस तरह से जो कोल्हान की बात है, जिस तरह से पार्टी जेएमएम को छोड़कर ये चंपई आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें तो हुई होगी, लेकिन ये बातें अभी सामने नहीं हो रही है। और सामने तो नहीं आई हैं। लेकिन मुकेश खत्री जी, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे इतर होगा कि अब बीजेपी में चंपई की क्या भूमिका होगी, ये तो अभी अंदर खाने हैं और इस रहस्य से जल्दी पर्दा उठ भी जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता, महाउलगुलान रैली की गई थी जिस पर हमने और आपने बहुत बड़ी चर्चा भी की थी। उस रैली में चंपई एक बहुत बड़ा फेस थे और उस वक्त आदिवासी समाज को ये कन्विंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चंपई पर भी थी कि वो ये बताएं कि बीजेपी आदिवासियों की नहीं है। वो महाउलगुलान रैली जो हुई थी उसकी तस्वीर आज भी लोगों की जहन में जिंदा होगी। तो ऐसे में चंपई का बीजेपी ज्वाइन करना और उस क्षेत्र में उस महाउलगुलान रैली की जो छवि है, जो आज तक अभी बरकरार है, उसकी चर्चा गाए बगाए हो जाती है, उस छवि को किस तरीके से अब मैनेज किया जाएगा, खासतौर से चंपई सोरेन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इन सभी का डैमेज कंट्रोल के रूप में ही चंपई को सबसे आगे लाएगी। आज जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे, इनके बाद से इनको बीजेपी जो अभी विधानसभा की तैयारियों को लेकर भी कल दिल्ली में भी बैठक हुई थी, आज रांची में भी बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद यही निर्णय लिया जा रहा है कि अभी जो बचे हुए समय है, उस समय में जो विधायक है वो विधायक सभी क्षेत्रों में जाएंगे जहां के जीते हुए हैं चाहे न जीते हुए हैं, सभी एक दूसरे क्षेत्र में जाकर अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य सरकार की नाकामी वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी को लेकर इसका जो फेस बनाया जाएगा वो चंपई सोरेन पर ये दाव बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा और भूमिका क्या कुछ होगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।